नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एस्ट्रो नैना पर। दोस्तों, इस साल 2026 में प्लैनेटरी एनर्जीज बहुत ही खास रोल प्ले कर रही हैं। ऐसे रेयर कॉम्बिनेशंस इस साल प्लैनेट्स के बन रहे हैं जो पिछले कई सालों में नहीं देखे गए हैं। साथ ही साथ इस साल चार सोलर एक्लिप्सेस आपको देखने को मिलेंगे जो कि पिछली बार 2020 में देखे गए थे। तो इस साल का पहला सोलर इक्लिप्स होने जा रहा है 17 फरवरी को, और ये सोलर इक्लिप्स बहुत ज्यादा खास बन जाता है क्योंकि ये एनुलर सोलर इक्लिप्स है, जिसमें कि चंद्रमा जब सूर्य के सामने आएगा तो सूर्य एक रिंग ऑफ फायर की तरह नजर आएगा क्योंकि चंद्रमा काफी छोटा होगा। इसे वलयाकार ग्रहण भी कहा जाता है। ये सोलर एक्लिप्स शुरू होने वाला है दोपहर के 3:26 पे और शाम के 5:42 पे ये अपने पीक पे होगा और ये एंड होगा 5:57 पर। तो इस दौरान आप लोगों ने कुछ नियमों का खास ख्याल रखना है क्योंकि सोलर एक्लिप्स की एनर्जी बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती है। मैं आपको पहले समझा दूं कि सोलर एक्लिप्स इतने खास होते क्यों हैं। बेसिकली ये राहु केतु हम जिन्हें मानते हैं, इनकी शैडो जब सूर्य चंद्रमा पर पड़ती है तो तभी हम इसको ग्रहण का नाम देते हैं। ग्रहण का मतलब ये है कि हमारा सूर्य या फिर हमारा चंद्रमा, जिसको भी ग्रहण लग रहा है, ये एक तरीके से डेथ और रीबर्थ के प्रोसेस से गुजर रहा है। इसी वजह से इस सोलर एक्लिप्स में 8th हाउस वाली एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं और ये एनर्जीज बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है, बहुत इंटेंस होती है। इसीलिए बहुत सारी चीजें करना ग्रहण के समय पर वर्जित होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। पर साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि सोलर एक्लिप्स के दौरान आप कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी अगर करते हैं तो उसका 100 नहीं 1000 गुना रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इसीलिए आपको सोलर एक्लिप्स के दौरान इन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम, इस दौरान आपने कुछ खाना नहीं है। दूसरा, कोई खाना अगर बचा हुआ रखा भी है तो उसे डिस्पोज ऑफ कर दीजिए क्योंकि खाना जो भी ग्रहण के दौरान पड़ा रहेगा उस खाने को कंज्यूम करने लायक नहीं माना जाता है। कोई भी गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको तो एक्लिप्स के दौरान बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपको सोलर एक्लिप्स खत्म होते ही तुरंत नहा लेना चाहिए। अगर हो सके तो एक्लिप्स से पहले भी आप नहा लें। साथ ही साथ आपको इस टाइम पे सोना भी नहीं है। इस टाइम पे आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करनी है। आप हवन कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। इस टाइम पे किए गए पाठ बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और इस टाइम पे की गई प्रार्थना सबसे ज्यादा जल्दी सुनी जाती है। मैं जानती हूँ ऐसे कई लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा शौक होता है सोलर एक्लिप्स देखने का क्योंकि ये बहुत ही रेयर फिनोमेना होता है, बट आपको कोशिश करनी है कि आप ग्रहण से दूर रहें। इसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। इसे देखना हमारे शास्त्रों के अनुसार वर्जित होता है क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा इंटेंस एनर्जी होती है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंटेंस फिजिकल वर्क भी नहीं करना चाहिए। जो ग्रहण का टाइम है ये अंदर जाने का टाइम है, अपने अंदर झांकने का टाइम है, ना कि बाहर की एक्टिविटीज करने का टाइम है। इस टाइम पे अर्थ, मून और सन तीनों एक लाइन में अलाइंड होते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा खास टाइम है जिस टाइम पे आप इंटरनली अपनी खोज कर सकते हैं, जिस टाइम पे आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप कुछ ना करें, केवल इंटरनलाइज करें ग्रहण के वक्त। अगर और कुछ नहीं तो आप केवल मेडिटेट जरूर कर सकते हैं इस टाइम पे। ये सोलर एक्लिप्स कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में बन रहा है और एक खास बात यह है कि आने वाली 28 फरवरी को एक प्लैनेटरी स्टेलियम भी बन रहा है। 6 ग्रह एक साथ एक्वेरियस राशि में आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। उसके ठीक बाद 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो इतने सारे कॉस्मिक इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं जिसका बहुत ज्यादा गहरा असर हमारी सबकी राशियों पर, हमारी सबकी लाइफ में पड़ने वाला है। तो आइए देख लेते हैं कि अलग अलग राशियों में ग्रहण का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जिन लोगों के लगन में एरीज राशि पड़ती है, यानी कि मेष लगन वाले लोगों के लिए
ये एक्लिप्स पड़ेगा 11th हाउस में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एक्लिप्स में डेथ और रीबर्थ वाली एनर्जी होती है, तो इसी टाइप की एनर्जीज आपके 11th हाउस में वर्क करेंगी। इसका मतलब है कि आपकी कोई दोस्ती खत्म हो सकती है और कोई नई फ्रेंडशिप उसकी जगह पे जन्म लेगी। साथ ही साथ कोई ऐसे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, कोई ऐसे सोशल मीडिया में आपके साथ कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हो सकती है जिसकी वजह से आपको एक स्टेप बैक लेना पड़े, लेकिन चीजें बाद में धीरे धीरे सुधर जाएंगी। तो आप सोशल मीडिया पे इस वक्त जो भी डाल रहे हैं बहुत सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भी होता है। तो इस वक्त पे आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं जागृत हो सकती हैं जो एक्चुअली समाज के दायरे से बाहर हो या जो ठीक ना हो। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप हमेशा एथिकल वे से ही सारी चीजें करें, स्पेशली इस टाइम पर, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आपके अगर कोई बड़े भाई बहन है तो उनके साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा तनाव आपको इस एक्लिप्स की वजह से देखने को मिलेगा। तो आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। टॉरस यानी वृषभ लगन वाले लोगों के लिए ये ग्रहण पड़ रहा है 10th हाउस में। तो ये ग्रहण आपको करियर रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन देगा। करियर में आपकी कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है, ऑफिस में आपका कोई तनाव हो सकता है बॉस के साथ या फिर अपने कलीग्स के साथ। तो इस टाइम पे आप थोड़ा सा पेशेंट रहें और कोई भी अगर आपको ड्रिफ्ट महसूस होता है तो थोड़ा शांत रहें, अपनी तरफ से कोई ईगो इश्यूज बीच में ना लेके आए और इस टाइम पे चीजों को बस अवॉइड करने की कोशिश करें। क्योंकि 10th हाउस आपकी पब्लिक इमेज का भी है, तो इस टाइम पे आपकी इमेज पे कोई एक दाग लग सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप कोशिश करें कि आप अपने सीक्रेट्स को बचा के रखें, किसी के साथ अननेसेसरली शेयर ना करें और अपनी इमेज को जितना हो सके बेदाग रखने की कोशिश करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑफिस में ही किसी कंट्रोवर्सी के शिकार हो जाएं, कोई गलत ब्लेम आपके ऊपर लगा दिया जाए, बट वो ब्लेम जल्दी ही गलत साबित हो जाएगा। ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन के लिए ये ग्रहण बन रहा है 9th हाउस में। 9th हाउस में बनने के कारण आपके फादर के साथ आपके कोई मतभेद या वैचारिक डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसीलिए इस ग्रहण के दौरान आप कोशिश करें कि आप पिता से अच्छे संबंध मेंटेन करके रखें। साथ ही साथ स्पिरिचुअली आपको कोई मिसगाइड कर सकता है, कोई ऐसा आपको गुरु मिल सकता है जो एक्चुअली ढोंग कर रहे हो। तो आप इस टाइम पे न्यूट्रल रहिए, सबकी एडवाइस सुनिए बट अपने मन की करिए, क्योंकि 9वां भाव आपके भाग्य का भी है। तो हो सकता है कि इस वक्त आपका लक आपका कंप्लीटली साथ ना दे, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी से गुजर रहा है। इसीलिए आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपके सिर्फ लक पे बेस्ड हो। जो काम आपके हार्डवर्क पे बेस्ड है आप वही कीजिए, सिर्फ एक लक के ऊपर आप कोई भी नया दाव ना खेलें। चलिए बात कर लेते हैं कर्क लगन वालों की। कर्क लगन वालों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी बन रही है 8th हाउस में। अष्टम भाव में ग्रहण पड़ना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। आप लोगों को ड्राइव बहुत केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि ये अननेसेसरी एक्सीडेंट्स कॉज कर सकता है। आपको खास करके इस ग्रहण के दौरान बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है। एक तो ग्रहण अपने आप में ही ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी लेके आता है, साथ ही साथ अष्टम भाव भी सेम एनर्जी लेके बैठा है। तो ये एनर्जी आपके लिए बहुत ज्यादा एम्प्लीफाइड हो गई है। तो आपको ड्राइव केयरफुली करना है, एक्सीडेंट से बचना है, कंट्रोवर्सी से बचना है, अपने सीक्रेट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई हिडन सीक्रेट बाहर आ जाए जिसकी वजह से आप किसी तरीके के तनाव में पड़ जाए। तो बेहतर है कि आप अपनी हिडन चीजें जो आप दुनिया से छुपाना चाहते हैं वो किसी के साथ ना बांटें। अगर आपका इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई मैटर पेंडिंग है, कोई इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई क्लेम आप करना चाहते हैं, तो इस टाइम पे आप होल्ड कीजिए उसको, इस टाइम पे अवॉइड कीजिए। एटलीस्ट फरवरी मार्च के महीने में आप इस मैटर को शांत रहने दीजिए, क्योंकि हो सकता है चीजें आपके फेवर में ना आए इस वक्त। लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए ये ग्रहण पड़ रहा है 7th भाव में, इसीलिए ये आपकी मैरिज के ऊपर सीधा सीधा असर डाल रहा है। इस वक्त आपने कोशिश करनी है कि आपके स्पाउस के साथ आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आप एक दूसरे से बहुत प्यार से कॉन्वर्सेशन कीजिए, अपनी कॉन्वर्सेशन को जितना हो सके रिस्पेक्टफुल और क्लियर रखिए। साथ ही साथ आपके बिजनेस के ऊपर भी इसका असर आ सकता है।
तो अगर आपका बिजनेस खास करके पार्टनरशिप में है तो उसमें आपको कुछ ड्रिफ्ट देखने को मिल सकता है। तो आप अपना हिसाब किताब एकदम क्लियर रखिए और अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करके रखिए व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। साथ में 7th हाउस आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है। तो हो सकता है कि आपको इस टाइम पे कोई नई अपॉर्चुनिटी आए, बट मोस्ट लाइकली वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए ठीक नहीं होगी। तो इसीलिए उसको आपको लेट गो कर देना चाहिए। हर अपॉर्चुनिटी कैश करने लायक नहीं होती है। या फिर आप उस अपॉर्चुनिटी को परस्यू भी अगर करना चाहते हैं तो अच्छे से देख परख के कीजिएगा, क्योंकि टाइमिंग इस वक्त ठीक नहीं है। अब बात करें वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों की, तो ये ग्रहण आपके छठे भाव में पड़ रहा है। आपको भी बहुत ज्यादा इस वक्त पे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये ग्रहण आपको कोई अननेसेसरी रोग दे सकता है। आपको ग्रहण के तुरंत बाद जरूर नहा लेना चाहिए, ताकि वो कि नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर से वियर ऑफ हो जाए। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि आप सॉल्ट वाटर बाथ लें नॉर्मल वाटर की जगह, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी जरूर मिलाएं, क्योंकि ये एनर्जी आपके ऊपर से निकलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई लोन या कर्जा इस टाइम पे भूल के भी ना लें, क्योंकि उसको चुकाने में आपको बहुत ज्यादा अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स फेस होने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई हिडन एनिमी आपका सामने आ जाए और वो आपको काफी परेशान करने की कोशिश करे। तो इस टाइम पे आपने बिल्कुल शांत रहना है, कोई भी नई चीज में हाथ नहीं डालना है, कर्जे नहीं लेने हैं और बीमारियों से दूर रहना है। खाने पीने का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए ये ग्रहण पंचम भाव में बन रहा है। तो इस टाइम पे अपने रिलेशनशिप्स में आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप पार्टनर की तलाश में हैं तो आप 1-2 महीने ठहर जाइए। आपको नए रिलेशनशिप इस टाइम पे स्टार्ट बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे बनाए गए रिलेशनशिप्स का फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आपको एक ऑस्पिशियस टाइम का वेट कर लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको पैसे इस वक्त कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, कोई भी बिजनेस में रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपकी एजुकेशन में भी थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट है अगर तुला राशि के या फिर तुला लग्न के, तो इनको इस टाइम पे खास करके पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि कोई चीज पढ़ के जाए लेकिन एग्जाम में याद ना रहे। तो आपको चीजें कई बार रिवाइज करनी है और थोड़ा फोकस के साथ पढ़ना है। थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी अभी आपको चीजें रिटेन करने में। अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों से रिलेटेड भी आपको इस वक्त पे समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो आपको इस टाइम पे बस उनका ख्याल रखना है और थोड़ा सा टाइम बीतने देना है, चीजें अपने आप ही सुलझ जाएंगी। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहण पड़ रहा है चौथे भाव में। चौथे भाव में ये ग्रहण आपको कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डील में नुकसान दे सकता है। तो इस टाइम पे ना आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए ना आपको प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए। सेम वे आपको कोई गाड़ी भी खरीदनी बेचनी नहीं चाहिए इस टाइम पे। आपके परिवार में थोड़े बहुत मतभेद इस टाइम पे हो सकते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा पेशेंट रहना है और सबसे बहुत ही अच्छे से बात करनी है, ताकि कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना क्रिएट हो फैमिली मेंबर्स के बीच में। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए तीसरे भाव में ये ग्रहण बन रहा है। आपको कम्युनिकेशन रिलेटेड इस टाइम पे इश्यूज आ सकते हैं और करेज रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। कई जगह ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा करेज शो करने की जरूरत ना हो, लेकिन वहां भी आप हिम्मत शो कर दें जिसकी वजह से आपको कुछ नुकसान हो जाए। तो आपको ज्यादा अभी इस वक्त हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे थोड़ा सा असर आ सकता है इस ग्रहण का, क्योंकि आपके कंधों पे और आपके हाथों पे खास करके इस ग्रहण का इम्पैक्ट होगा। तो हो सकता है इस वक्त कंधे दर्द करें या हाथ दर्द करें या फिर कोई छोटी मोटी चोट इस एरिया में लग जाए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी है, तो हो सकता है कि आप बोलना कुछ चाहें और मुंह से कुछ और निकल जाए, जिसकी वजह से बात बिगड़ जाए। तो इसीलिए आपने अगर कोई भी बात कहनी है तो बहुत सोच समझ के कहनी है। तीसरा भाव लिखी हुई चीजों का भी है, राइटिंग का भी है। तो जो लिखना है, कोई ईमेल भी भेजना है तो बहुत सोच समझ के भेजना है। उसको टाइप करने के बाद 2 बार अवश्य पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसमें कोई गलती हो जाए।
कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए ये ग्रहण बन रहा है दूसरे भाव में। दूसरा भाव परिवार का भाव है और फूड हैबिट्स का भाव है। आपको अपने खाने पीने की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप कुछ ऐसा खा लें जिसकी वजह से तबीयत नासाज हो जाए। साथ ही साथ आप जो बोल रहे हैं वो भी बहुत सोच समझ के बोलना है, क्योंकि सेकंड हाउस भी बातचीत का है, स्पीकिंग का है। तो आप सोच समझ के बोलिए, 2 बार सोच के अगर बोलेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। हो सकता है कि ऐसी बात कोई आपके मुंह से निकल जाए इस टाइम पे जिससे किसी का दिल दुख जाए और रिलेशनशिप्स में दरार आ जाए। क्योंकि दूसरा भाव परिवार का भी है, तो परिवार के बीच में भी हल्के फुल्के मतभेद देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इस वजह से भी थोड़ा कम्युनिकेशन सॉफ्ट ही रखना है अपना। एक्वेरियस यानी कि कुंभ लगन वालों के लिए तो ये ग्रहण उनके लगन पे ही पड़ रहा है, तो आपको ओवरऑल हर चीज का ध्यान रखना है, खास करके अपने एम्बिशन का। इस वक्त पे आप जो भी लंबी प्लानिंग करेंगे हो सकता है वो सक्सेसफुल ना हो, तो इस टाइम पे नए प्लान्स क्रिएट नहीं करने हैं। जो प्लान्स पहले से क्रिएट कर रखे हैं उसी पे वर्क करना है। अपनी हेल्थ का भी आपने ध्यान रखना है, और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी आपकी हो सकती है। हो सकता है आप थोड़े डिप्रेस हो जाएं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेटिव 8th हाउस वाली एनर्जी है, ये आपको डिप्रेस कर सकती है। तो आपको मेडिटेट जरूर करना है, और इस टाइम पे आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी जरूर करनी है। आपको भी खास करके इस ग्रहण के टाइम पे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रहण आपके लगन में बन रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर इस ग्रहण का इम्पैक्ट किसी को है तो वो आपको ही है, और इसका असर सीधा सीधा आपकी सोच पे पड़ेगा, आपके मस्तिष्क पे पड़ेगा। तो आपको भी सॉल्ट वाटर बाथ लेना है ग्रहण के ठीक बाद, और गंगा जल को थोड़ा कंज्यूम भी करना है, और गंगा जल के छींटे भी लेने हैं। अब बात कर लेते हैं आखिरी साइन, पाइसेस साइन की। मीन लगन वालों के लिए ये ग्रहण 12वें भाव में पड़ रहा है। आपके लिए भी ये ग्रहण बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इस टाइम पे आपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, बहुत सोच समझ के खर्चा करना है, और इस वक्त आपने पैसे कहीं इन्वेस्ट भी नहीं करने हैं, क्योंकि इस वक्त पे आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे देयर इज अ वेरी गुड चांस कि उसका रिटर्न अच्छा नहीं आएगा। तो आपने इन्वेस्टमेंट करने से भी इस टाइम पे बचना है। साथ ही साथ इस ग्रहण की वजह से आपको स्लीप रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। इस ग्रहण के आसपास की डेट्स में हो सकता है कि आपको अच्छे से नींद ना आए, या फिर बुरे सपने आए। अगर ऐसा हो रहा है तो रात को सोने से पहले 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके सोइएगा, आपको नींद अच्छी आ जाएगी। क्योंकि राहु केतु एक सर्प है, और सर्प को कंट्रोल करने के लिए तो भोले बाबा का नाम ही काम आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि सभी लग्नों पे इस ग्रहण का क्या असर होने वाला है। बट इन जनरल आपको जितने भी रूल्स मैंने बताए उन सबको आपने जरूर फॉलो करना है, और कोशिश करनी है कि ग्रहण के वक्त आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करें, या फिर कोई हवन जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप अगर अपनी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, पर्सनली एडवाइस चाहते हैं अपने लिए, तो ऊपर दिए गए नंबर पे मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, जय श्री राम।